हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी पे। तो चलिए, आज फिर मैं आप लोग के बीच पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेकर के आ गया हूँ। पॉलिटी में हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार का एक पार्ट हो चुका है, एक वीडियो मौलिक अधिकार का बना हुआ है जो कि प्लेलिस्ट में है। ये मौलिक अधिकार का दूसरा वीडियो है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का ये पार्ट दूसरा है। मौलिक अधिकार का ये पार्ट दूसरा है। मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़े थे कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगली बार उसके बाद हमने पढ़े थे कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार पहले 7 था, अब 6 है। 7 कौन था? तो जो एक संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार अब वर्तमान में 6 है। 6 में से 2 हम लोग पढ़ लिए थे, समता एवं समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 पढ़ लिए थे और 4 हम लोग को पढ़ना था। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकार 6 है, पहले 7 था। 7 में से संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया है। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जो है समता एवं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आपको आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें से हम लोग पढ़ लिए थे 2 समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें से अनुच्छेद 14 में कहा गया था कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद मतलब विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया था कि जाति धर्म लिंग के आधार पर समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया था कि लोक नियोजन नौकरी के समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में कहा गया था कि अनुच्छेद 18 में अनुच्छेद उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में एक अपराध की एक सजा। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 19 में आपको एक और था संपत्ति का, संपत्ति को अधिकार को तो हटा दिया गया था, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के क में था। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात्श्रम मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। बलात्श्रम मतलब किसी भी कारखाना में किसी भी मजदूर को बल जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, उसको दंड नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए हम मजदूर हैं, हम किसी फैक्ट्री में या किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो हम पे कोई दबाव न दे, वो हम पे कोई बल जबरदस्ती काम न करवाए। अगर हम काम करने से मना करें तो वो हमको दंड दे, ये नहीं हो सकता। इसको कितने अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 23 में रखा गया। अनुच्छेद में 23 में क्या कहा गया है कि बलात्श्रम मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। बलात्श्रम का मतलब होता है मानव का दुर्व्यवहार का प्रतिषेध का मतलब होता है कि किसी भी कारखाना या किसी भी फैक्ट्री या किसी के यहाँ अगर आप काम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति या वो कारखाना के मालिक हम पे जबरदस्ती काम ना करवाए, हमसे जबरदस्ती काम ना करवाए। अगर हम काम करने से इनकार करते हैं तो हमको दंड देते, ये नहीं करे। तो ये अनुच्छेद 23 में रखा गया। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। ठीक है, आगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को खतरनाक काम नहीं। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको कोई भी खतरनाक काम के लिए नहीं कहा जाए। ये कितने में रखा गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको खतरनाक काम में काम नहीं करने देना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में जो हमारे कारखाना है उसमें बालकों को मतलब
मजदूरी न करने दे, बालकों को काम न करवाए, बालकों से काम नहीं करे। 14 वर्ष से जितने भी बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको कारखानों में काम नहीं करने दिया जाए, उनको मजदूरी नहीं किया जाए। तो अनुच्छेद 24 में ये कहा गया है। अनुच्छेद 24 में ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद कितना में है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद कितना में है, तो आप बता दीजिए कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत अनुच्छेद 24 में है। यह प्रश्न थोड़ा सा ऐसे घुमा देता है कि किस अनुच्छेद में, मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको खतरनाक काम या कारखानों में काम करने नहीं दिया जाएगा, उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 24 में रखा गया है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि अनुच्छेद 25 में कहा गया अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता। अंतःकरण धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता मतलब प्रबंधन की मतलब जैसे मान लीजिए अभी जस्ट दुर्गा पूजा आरंभ होकर के खत्म हुआ है, तो जो दुर्गा पूजा का जो हम लोग का पंडाल का प्रबंधन करना था, मूर्ति बनाना था, पूजा का प्रबंधन करना था, तो ये सब कितने में रखा गया, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में क्या है, जितने भी धार्मिक कार्य है, चाहे वो मुस्लिम का हो, चाहे सिख का हो, या ईसाई का हो, या हिंदू का हो, जितने भी धार्मिक कार्य है उनका प्रबंधन करने की वो स्वतंत्रता है। वो कोई भी धार्मिक कार्य को शुभारंभ करने का, उनका प्रबंध करने का, उसमें क्या की आवश्यकता होती है, सारा प्रबंध करने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में क्या क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की प्रयास की स्वतंत्रता। विशिष्ट मतलब होता है कि किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि की प्रयास की स्वतंत्रता। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की प्रयास की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिवृद्धि का अर्थ होता है सफलता, सफलतापूर्वक किसी विशेष धर्म की सफलतापूर्वक मतलब प्रयास की स्वतंत्रता। कोई भी विशेष धर्म है मतलब उसको कार्य करने की सफलतापूर्वक स्वतंत्रता दिया गया अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में क्या कहा है, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि की प्रयास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में मतलब अनुच्छेद 28 में कहा है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना करने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा का मतलब होता है कि किसी शिक्षा संस्था में वेद पढ़ाए जाते हैं, किसी शिक्षण संस्था में कुरान पढ़ाए जाते हैं, किसी शिक्षण संस्था में बाइबल पढ़ाए जाते हैं, तो यह क्या है, धार्मिक शिक्षा। उसमें धार्मिक शिक्षा दिया गया। और धार्मिक उपासना का अर्थ होता है जैसे हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं तो उसमें भाग लेते हैं, तो ये क्या हुआ, धार्मिक उपासना हुआ। तो क्या करता, अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा का मतलब तो आप लोग समझ गए कि किसी शिक्षा संस्था में मतलब किसी भी विद्यालय में या किसी भी कॉलेज में वेद पढ़ाया जाता है, किसी विद्यालय में बाइबल पढ़ाया जाता है, और किसी भी विद्यालय में जो उर्दू विद्यालय उसमें कुरान पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ शिक्षा मतलब सारे में नहीं पढ़ाए जाते, कुछ कुछ में पढ़ाए जाते हैं। तो वही कहा गया कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना, कहीं पे कुछ विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दिया जाता है और कहीं कहीं धार्मिक उपासना, मतलब जब हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं उसे क्या कहते हैं, धार्मिक उपासना में मतलब शामिल होने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में रखा गया है।
आगे है संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधी अधिकार। आगे संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा, शिक्षा, संस्कृति। अल्पसंख्यक का, जैसे जिस धर्म की संख्या सबसे कम हो उसे क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे हमारे भारत देश में मुस्लिम को अल्पसंख्यक में रखा गया है, ईसाई को अल्पसंख्यक में रखा गया, बौद्ध को अल्पसंख्यक में रखा गया है। तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है जिस धर्म की जनसंख्या सबसे थोड़ा कम हो उसे। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू धर्म की है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदू व्यक्तियों की है, तो हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक मुस्लिम लोग को रखा गया है, मुस्लिम धर्म को अल्पसंख्यक की श्रेणी में दिया गया है। ईसाई हो गया, आपको सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, तो इस सबको अल्पसंख्यक में रखा गया। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक की रक्षा की जाएगी, उसकी शिक्षा दी जाएगी और अल्पसंख्यक की संस्कृति की भी स्वतंत्रता दी जाएगी। शिक्षा, संस्कृति और रक्षा भी की जाएगी, अनुच्छेद 29 में कहा गया। संस्कृति भाषा के आधार पे होगा और धर्म के आधार पे। भाषा के आधार पे मतलब ये मानिए कि सिख लोग की भाषा थोड़ा सा क्रिश्चियन रहता है, जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी इंग्लिश भाषा होती है। हमारे क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म लोग के जो भाषा है वो उर्दू रहती है। और धर्म के हिसाब से क्या अल्पसंख्यक की रक्षा करना है, शिक्षा और उसकी संस्कृति का अधिकार देना है, वो अनुच्छेद 29 में रखा गया है। यहाँ से प्रश्न आते हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अल्पसंख्यकों का अधिकार कितने अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों का अधिकार का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 29 में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे है अनुच्छेद 30। आगे अनुच्छेद 30 है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग कुछ शिक्षा संस्थाओं को वो स्थापना भी कर सकता है और वहाँ प्रशासन भी कर सकता है, वहाँ भी शासन भी कर सकता है। ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक लोग अपने अनुसार शिक्षा संस्थाओं का स्थापना कर सकता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं जो अपनी शिक्षा संस्थाओं का स्थापना भी कर सकता है और उस पर प्रशासन करने का अधिकार भी दिया गया है। तो ये रहा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ये रहा। तो यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं मैं आप लोग को बता दूं। तो प्रश्न ऐसे आते हैं कि पहले शोषण के विरुद्ध, पहले समानता, हम लोग पीछे चलते हैं दो, हम लोग जो मौलिक अधिकार में दो पीछे पढ़ाए थे वहाँ चलते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न आपको समता एवं समानता के अधिकार से आपको प्रश्न आते हैं अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। ये प्रश्न आते हैं अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 21 के क। सूचना का अधिकार, अनुच्छेद 19 के क। यहाँ से ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें से ये प्रश्न खासकर ज़्यादा आती है। जो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को खतरनाक काम नहीं, अनुच्छेद कितना में रखा गया है, तो अनुच्छेद 24 में रखा गया है। ये प्रश्न ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। आगे प्रश्न आते हैं कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का जो अधिकार दिया गया है, वह स्वतंत्रता दिया गया, अनुच्छेद कितना में रखा गया, तो अनुच्छेद 28 में रखा गया। या आपको ये प्रश्न भी आते हैं कि धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में रखा गया है, तो अनुच्छेद 26 में रखा गया, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। ऐसे प्रश्न आते हैं। और सबसे बस मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये हमेशा आते हैं प्रश्न कि अल्पसंख्यकों की रक्षा, शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद कितना में रखा गया, तो अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 29 में रखा गया है। ये प्रश्न बहुत ही आते हैं एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होइएगा। चलिए एक बार मैं आप लोग को यहाँ से यहाँ तक बता देता हूँ
फिर एक बार रिफ्रेश हो जाएगा माइंड। तो चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद हम चलेंगे 23 एवं 24। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि बलात्, श्रम एवं मानव के दुर्व्यवहार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं। अनुच्छेद और दूसरा पॉइंट है इसका कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद अब चलेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण एवं धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में कहा गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की प्रयास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आगे है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30। इसमें कहा गया कि अल्पसंख्यकों की रक्षा, शिक्षा और संस्कृति जो है भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे इसकी स्वतंत्रता दी जाएगी। आगे अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये सब हम सारा आप लोगों को डिटेल में समझा दिया गया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारा अच्छे से समझ गए होगा। ये रहा मेरा जो ये छठा रहेगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में इसको रखा गया। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। हम आप लोग को बताए हुए थे कि एक प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा भी कहते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो प्रस्तावना की भाग को क्या कहते हैं, हम संविधान की आत्मा कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होगा। अगर दोनों प्रश्न में से अगर आपको ऐसे आए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आपके ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि प्रस्तावना, अनुच्छेद 32, 33, 51। तो पहले क्या है, प्रस्तावना। तो आप प्रस्तावना मारेंगे। अगर इस दोनों में प्रस्तावना से पहले 32 रहेगा और यहाँ पे प्रस्तावना रहेगा, तो आप क्या मारेंगे, अनुच्छेद 32। ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए, तो संविधान का आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 को भी कहते हैं और प्रस्तावना को भी कहते हैं। प्रस्तावना से एक प्रश्न ऐसे आते हैं कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ये मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं। चलिए, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या किया गया है, 5 प्रकार का रीट का उल्लेख किया गया है। ये 5 प्रकार का रीट कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में बहुत आते हैं प्रश्न, तो आप लोग यहां से ध्यान से पढ़िएगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। पहले ये आपको पांचों याद होना चाहिए कि 5 जो रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, तो वो 5 रीट कौन कौन सी है, तो वो 5 रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक रीट नहीं है। आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, और इसी से संबंधित कोई दूसरा शब्द डाल देगा। तो आपको एग्जाम में ये भी याद करके रखना होगा कि कौन सा रीट है, रीट का नाम क्या है। जो 5 प्रकार का रीट है वो 5 प्रकार का रीट कौन सा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। तो ये ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से
रीट नहीं है तो आपको ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक दूसरा दे देगा। फिर अगर आपको याद है तो आप तो मार देंगे, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप फिर टिक नहीं लगा सकते हैं। तो ये आपको 5 जो रीट है वो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे हम बताएंगे कि सारे रीट में क्या क्या होता है। तो पहला है मेरा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है कि 24 घंटे में न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्र के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहा गया है कि 24 घंटे में न्यायालय स्वतंत्र मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्र के लिए। 24 घंटे का मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, कोई भी अपराधी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार 24 घंटे में न्यायालय में पेश करना होता है। ये हुआ, ये इसका मतलब है। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को अगर पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगला है परमादेश। परमादेश लापरवाह अधिकार पे, लापरवाह अधिकार पे ये होता है किसी भी अधिकारी को, ये सरकारी अधिकारी हो, किसी भी अधिकारी को वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, अपने कामों को लापरवाह करता है तो उस पर क्या लगाया जाता है? परमादेश लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उस पर क्या लगाया जाता है? लापरवाह पर परमादेश लगाया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत उस पर रीट जारी कर देगा, परमादेश लागू कर देगा। तो लापरवाह अधिकार पे क्या किया जाता है? कोई भी अधिकारी या कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्यों को, अपना कामों को भूल जाता है, अपने कर्तव्यों पर लापरवाह रहता है तो उस पर क्या लगाया जाता है? परमादेश लगाया जाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अधिकार से अधिक कार्य करने पे, अधिकार से अधिक कार्य करने पे। इसका मतलब ये होता है कि अधिकार से अधिक कार्य करने पे कोई भी अधिकारी जिसको पावर मिला हुआ है, जिसको मतलब शक्ति मिला हुआ है, कि जिसको अत्यधिक शक्ति मिला हुआ, वो अपने शक्ति को, वो अपने पावर को दुरुपयोग करके उसी के अपेक्षा दूसरे को काम में भी इन्वॉल्व करके दूसरा को काम में भी कर दे, मतलब अपने अधिकार से अधिक कार्य कर देने पे जो उसका अधिकार नहीं है वो भी अपने पावर के हिसाब से कर देता है कि नहीं मेरा तो पावर है, हम तो पावर में है, कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब किसी को भी मतलब हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? तो उसके लिए क्या लगाया जाता है? अधिकार परीक्षा। मतलब कोई भी जो बड़ा अधिकारी है, जिसको पावर मिला हुआ है, जिसको बहुत सारे पावर रहते हैं, तो वो अपने अधिकार से भी अधिक कार्य कर देते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि चलो भाई मेरे पास तो बहुत सारा पावर है, कुछ गलत ही कर दे तो क्या होगा? नहीं, तो उसके लिए क्या रखा गया? अधिकार परीक्षा। उसको रीट, न्यायालय के द्वारा उसको रीट लगा दिया जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी किया जाता है और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी किया जाता है और अनुच्छेद 26 में हाई कोर्ट में रीट जारी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा समझ में आ गया। आगे है प्रतिषेध। प्रतिषेध है न्यायालय की कार्यवाही रोकना, न्यायालय की कार्यवाही रोकना। अनुच्छेद मतलब प्रतिषेध में कहा गया कि न्यायालय की कार्यवाही रोकना। न्यायालय की कार्यवाही रोकना कि किसी भी अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ मतलब होता है जिला न्यायालय, किसी भी जिला न्यायालय मतलब जहां न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे, अधीनस्थ मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे जितने भी न्यायालय है वो अपने अधिकार क्षेत्र को, मतलब यहां से ये मान लीजिए ये सीतामढ़ी जिला है, तो सीतामढ़ी जिला में जो अधीनस्थ जो न्यायालय है वो सिर्फ उनका अधिकार, उनका जो क्षेत्र है वो सिर्फ वही फैसला सुनाएंगे। इसके बाहर अगर फैसला सुनाएंगे तो इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोक लगा देगी। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा? रोक लगा देगा। क्योंकि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय, जितने भी मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नीचे जितने भी न्यायालय हैं उनको
अपने क्षेत्र की ही सुनवाई करनी है, अपने क्षेत्र की बाहर की सुनवाई नहीं करनी है। अगर अपने क्षेत्र के बाहर की सुनवाई करेगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा क्या करेगा, इस पे अधीनस्थ न्यायालय पे प्रतिषेध लगा देगा, मतलब उसकी कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। आगे है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में न्यायालय का फैसला बदलना। उत्प्रेषण में क्या होता है, न्यायालय का फैसला बदलना। किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में अगर कोई फैसला गया हो तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मतलब दर्ज करके नहीं होता। अगर किसी पे केस दर्ज है, किसी भी अपराधी पे केस दर्ज है तो उस पे छोटे न्यायालय मतलब जिला न्यायालय के द्वारा उस पे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, तो गांव घर में ऐसे लोग बोलने के लिए कहते हैं कि हाई कोर्ट में अपील कीजिए। हाई कोर्ट में अपील कीजिएगा तो उसकी जो उम्र कैद होती है वो थोड़ा कम हो जाए, मतलब अगर आप सही हो तो उसका कम हो जाएगा। तो ये होता है। तो क्या न्यायालय की फैसला बदलना, मतलब छोटे न्यायालय से अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ कुछ फैसला बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण के द्वारा आप न्यायालय का फैसला बदलना, मतलब छोटे न्यायालय का जो फैसला है अगर आप ऊपर जाते हैं तो बदल जाती है। मतलब छोटे न्यायालय से अगर हाई कोर्ट में अपील करते हैं तो थोड़ा सा फैसला बदल जाता है, वही है उत्प्रेषण। उम्मीद करते हैं आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा। रीट बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको जानकारी लेनी होती है, अच्छा जानकारी चाहिए रीट के लिए, और ये एग्जाम में भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो हमने पहले बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण जो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर आप क्या करते हैं, पुलिस को जो पुलिस गिरफ्तार करती है उसे 24 घंटे के अंदर जो अपराधी रहते हैं उसे जज के सामने पेश किया जाता है। परमादेश में का मतलब होता है कि परमादेश जिस पे लगाया जाता है लापरवाह अधिकार पे, कि जो अधिकारी अपने कर्तव्यों को भूलकर लापरवाही किया जाता है उस पे क्या परमादेश लगाया जाता है। अधिकार परीक्षा, कोई भी अधिकारी अपने पावर को गलत फायदा उठा करके अपने अधिकार से अधिक कार्य कर लेते हैं उस पर अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। प्रतिषेध का मतलब होता है कोई भी अधीनस्थ न्यायालय जो कोई भी जिला न्यायालय अपने क्षेत्र के बाहर की सुनवाई करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रोक लगा देती है, वो क्या हुआ, प्रतिषेध। और उत्प्रेषण क्या हुआ, न्यायालय का फैसला बदलना। कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में अगर किसी को मतलब उम्र कैद की सजा दी गई है, अगर वो हाई कोर्ट में अपील करती है तो वहां कुछ न कुछ फैसला बदल जाता है, तो क्या हुआ, न्यायालय का फैसला बदलना। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो ऐसे प्रश्न भी कैसे कैसे आते हैं सारा हमने बता दिया था। आज मौलिक अधिकार खत्म हो गया। अगले दिन हम पढ़ेंगे जो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हम लोग पढ़ेंगे। भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है वो पढ़ेंगे। यहाँ से मौलिक अधिकार खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा, और जो सब्जेक्ट समझ में आता है वो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो ये चल रहा है। बहुत जल्द बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो सितंबर में ही आने वाली थी, लेकिन इसका डेट जो है आगे बढ़ा करके नवंबर कर दिया गया है। तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, वो तो आता ही रहेगा। वो जब नोटिस दे दिया गया है तो आ ही जाएगा। आप लोग अपना तैयारी में लग जाइए। तो अभी तक हिंदी की सर्वनाम खत्म हुआ है, हिंदी में हम आगे पढ़ाएंगे, और जीके चल रहा है यहाँ से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, और अब की बार आप लोग जरूर वर्दी लेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।